Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर 1 की यूनिट 10 को, ठीक है, जो कि है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब आप अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट्स हैं और होपफुली आपको पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स ही देखने को मिलती हैं। पेपर 1 आपका जनरल होता है, सभी के लिए सेम रहता है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होता है। मैं यह हर वीडियो में आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हो तो वो अवेयर हो सके, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें क्योंकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। और वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपके ख़त्म हो चुके हैं और अभी नया दोबारा एग्ज़ाम कब होने वाला है इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। बट हम लगे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन कराने में, ताकि आप जब भी अपना एग्ज़ाम दें तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें। तो इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन NKC है इसको किस साल इस्टेब्लिश किया गया था? 1998 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2007 में किया गया था या फिर 2000 में किया गया था। तो अगर NKC की इस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन आता है तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ये जो यूनिट 10 है ये आपकी फैक्चुअल है, ठीक है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स याद रखना है कि कब क्या घटना घटित हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो आप स्ट्रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर इसको समझ तो नहीं सकते, नहीं तो हमें रटना ही है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो NKC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका 2005 में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिए NKC आपकी 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी। क्लियर है। चलिए Next, the University Grants Commission UGC was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following। देखिए जो आपकी UGC है, ठीक है, UGC आपको पता है कब की कमीशन है जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ना, और आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नॉर्म्स रखती है, ठीक है। तो ये जो आपकी UGC है इसको सब पहले इनॉग्रेट किया गया था 28 दिसंबर 1953 को। तो किसके द्वारा किया गया था? इनमें से हम शाह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तो देखिए अगर हम बात करें UGC की कि UGC को कब इनॉग्रेट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा कि UGC सबसे पहले फॉर्मली कह सकते हो आपकी औपचारिक तरह से, ठीक है, सॉरी हम गलत पढ़ रहे थे इसका मतलब है औपचारिक तौर पे। तो औपचारिक तौर पे यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था, औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था। कब? तो यह किया गया था 28 दिसंबर 1953 को, संविधान लागू होने के 3 साल बाद। और किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ अ स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज़ इन एजुकेशन। तो अंडर द स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट। टू स्टैब्लिश वैल्यू एंड वेलनेस सेंटर इन स्कूल, कि वैल्यू और वेलनेस सेंटर रखे जाएँ स्कूल में, या फिर रिसर्च एक्टिविटीज़ को इनकरेज किया जाए, या फिर डेवलप किए जाए इंट्रैक्शन सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, या फिर
सिटीजन्स को सेंसिटाइज किया जाए कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स की उनको रियलाइज़ करें वो। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जाएगा कि वैल्यू और वेलनेस सेंटर को स्कूल में इस्टेब्लिश करना होगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी कैंट कमीशन की जो स्कीम थी ह्यूमन राइट्स और वैल्यूज़ की एजुकेशन में, वो इसके तहत जो है ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप। यानी कि अब आपको बताना है जब आपका चेयरमैनशिप थी डॉक्टर DS कोठारी की, तो उस टाइम पर किस साल में एजुकेशन कमीशन को सेटअप किया गया था। ठीक है, एजुकेशन कमीशन तो आपके यहाँ बार बार सेटअप होती है, लेकिन जब कोठारी DS कोठारी चेयरमैन थे उस टाइम पर कब इसको सेटअप किया गया था, तो याद रखिए कब किया गया था, तो किया गया था आपका 1964 में, यानी कि 1964। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज़ फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग अ PhD प्रोग्राम इन। अब देखिए आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर की रिसर्च फेलोशिप मिलती है तो किन स्टूडेंट्स को मिलती है, उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो कि अपना PhD प्रोग्राम कर रहे होते हैं। कहाँ से? स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे होते हैं तब मिलती है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे IISc, IITS, NITS, IISCRS या फिर IIT, या फिर आपका IISc, IITs, NITS, IISARs, IITs स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर IITS और IISc। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4। IITS और IISc से जो कैंडिडेट अपना PhD प्रोग्राम परस्यू कर रहे होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है वो मिलती है, उनके लिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो हायर एजुकेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लक्ष्य क्या हैं? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, या फिर रेलेवेंस। तो यहाँ पर और भी हैं आगे, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो देखिए हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इक्विटी होनी चाहिए, बिल्कुल इक्विटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी और एक्सेलेंस, बिल्कुल क्वालिटी एक्सेलेंस तो आप होना चाहिए ना एजुकेशन में, बिल्कुल सही है। रेलेवेंस, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए। और नेक्स्ट आपका है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यू भी साथ साथ दी जानी चाहिए। कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का यहाँ पर हायर एजुकेशन में चांस वो नहीं होता, ठीक है, वो आपका 0 to 14 ईयर्स का ही रहता है, ठीक है। इसके बाद आपकी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन नहीं रहती है। हायर एजुकेशन आपके ऊपर है, आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं है कि नहीं आपको करना ही है, ठीक है। ये उसका कोड है, इसको नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। अब यहाँ से याद रखना है आपको, ये जो आपका ये भी देखिए फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है। तो N फॉर हो गया आपका नेशनल, I फॉर हो गया इंस्टीट्यूशनल, R फॉर है रैंकिंग, और F फॉर है आपका फ्रेमवर्क। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे, ठीक है, या इसके द्वारा इनमें से कौन सा कॉलेज 2017 में बेस्ट कॉलेज था कंट्री में, देख लेते हैं। मिरांडा हाउस दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फर्गसन कॉलेज पुणे और महाराजास कॉलेज मैसूर। सो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज मिरांडा हाउस दिल्ली। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन हम नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फैफ 2017। फैफ 2017 में इनमें से किस यूनिवर्सिटी के द्वारा विजिटर अवार्ड रिसीव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तेजपुर यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A, दैट इज JNU। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट में बोला है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट का जो गवर्नर होता है वही डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। दूसरी बात कही गई है दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, ये अपना खुद का सिलेबस और खुद का कोर्स वर्क डिज़ाइन करते हैं। या फिर दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस, वो अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाते हैं एडमिशन और फीस को लेकर। या फिर वो डिग्रीज देते हैं, दे कैन ग्रांट डिग्री, वो डिग्रीज दे सकते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा तो वो आपकी स्टेटमेंट है एक तो B कि ये डिज़ाइन करते हैं अपना खुद का सिलेबस और अपना खुद का कोर्स वर्क। दूसरा, ये अपनी खुद की गाइडलाइंस एडमिशन और फीस के रिगार्डिंग अपनी खुद की गाइडलाइंस जारी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कि ये बिल्कुल ये डिग्री दे सकते हैं। पहला वाला यहाँ पर गलत है स्टेटमेंट कि जो गवर्नर होता है वही इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो ये वाली बात गलत है आपकी। तो ओनली A गलत है, बाकी आपका B और C और D वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको कोड यहाँ देखने को मिल रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब जो हायर एजुकेशन का वैश्वीकरण हो रहा है उसके नुकसान क्या हैं? ग्लोबल करिकुलम का एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर हो रहा है, या फिर एलिटिज्म जो है एजुकेशन में वो प्रमोट हो रही है, या फिर कॉमोडिटाइजेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का, या फिर कॉस्ट जो है एजुकेशन की वो बढ़ रही है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका दैट इज़, पहली बात तो आपके एजुकेशन में जो एलिटिज्म है इसका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कॉमोडिटाइजेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का, और लास्ट में आपके एजुकेशन की कॉस्ट भी यहाँ पर एज यूजुअल बढ़ी रही है। तो यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज B, C एंड D। आगे बढ़ेंगे अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। यस, which of the following core values among the institutions of higher education are promoted by the NAAC? अब देखिए NAAC की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और ये क्या है आपकी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी कोर वैल्यूज़ होती हैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जिनको प्रमोट किया जाता है ना NAAC के द्वारा। पहली है कि वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें, दूसरी फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग द स्टूडेंट्स में ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को फॉस्टर करें, इनकलकुलेट करें वैल्यू सिस्टम को स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको प्रमोट करें। तो यहाँ जो हमारी कोर वैल्यूज़ रहेंगी वो पहली तो रहेगी कि नेशनल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन हो, दूसरा फॉस्टरिंग किया बिल्कुल स्टूडेंट्स में ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को फॉस्टर किया जाए, और नेक्स्ट जो आपका जाएगा दैट इज़ इनकलकुलेट किया जाए वैल्यू सिस्टम होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। ये नहीं कि मतलब होता है कि अब आप हायर एजुकेशन में हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एक जो स्टूडेंट है या फिर टीचर है उनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड का रिलेशन भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पे एक वैल्यू सिस्टम रखना होगा कि आप टीचर और स्टूडेंट हो, आपकी
पर्सनल क्या रिलेशन है उसको आपको यहाँ पर नहीं रखना है। वैल्यू के रिगार्डिंग आपको अपना टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन यहाँ पर रिलेशन को प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। अब वैल्यू एजुकेशन अगर दी जानी चाहिए, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो उसको देने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप स्क्रिप्चरल टेक्स्ट पर डिस्कशन करें, या फिर लेक्चर्स दें, या फिर डिस्कोर्स करें वैल्यूज़ को, सेमिनार्स कंडक्ट कराएं, सिंपोजिया कराएं वैल्यूज़ पे, मेंटरिंग करें, या फिर रिफ्लेक्टिव सेशंस दें वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, हियर गोज़ विद ऑप्शन नंबर 4 कि आप मेंटरिंग करें और रिफ्लेक्टिव सेशंस करें वैल्यूज़ पे, क्योंकि वैल्यू पर आप सेमिनार और सिंपोजिया जो है वो नहीं कंडक्ट करा सकते हो, ना ही तो लेक्चर देकर आप किसी में वैल्यूज़ जो है वो ला सकते हो। और स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट पर डिस्कशन करने से वैल्यूज़ का कोई भी इन्हेंसमेंट यहाँ पर नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंस्टीट्यूशंस इन हायर लर्निंग इन इंडिया एट प्रेजेंट इज अबाउट। अब आपका ये जो GER है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ GER। तो याद रखना है, G फॉर ग्रॉस, E फॉर एनरोलमेंट एंड R फॉर रेशियो। तो ये जो GER होता है इंस्टीट्यूशंस में हायर लर्निंग के इंडिया में अभी प्रेजेंट में वो लगभग कितना है? 8% है, 12% है, 19% है, या फिर आपका 23% है। तो ये कितना है आपका? तो ये द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर C, दैट इज 19%। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इट इज़, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय। अब देखिए यहाँ पर आपका एक कोट या स्टेटमेंट हम कह सकते हैं आई है, और बताना है किसके द्वारा ये दी गई है। एजुकेशन जो है वो आपकी एक मैनिफेस्टेशन है परफेक्शन, उस परफेक्शन का जो कि ऑलरेडी मैन में होता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या फिर श्री अरविंदो ने कहा था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। अब जो एजुकेशनल प्लानिंग होती है, ठीक है, उस पर इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डील करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के साथ? NCERT, UGC, NAAC और NUEPA। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर C, NAAC। फुल फॉर्म एक बार ही बताएंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में क्या थी, अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एम्पावर्ड टू कन्फर अ ग्रांट डिग्रीज अंडर द UGC एक्ट 1956। अब जो UGC एक्ट था 1956 उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो डिग्री ग्रांट करता था या फिर कन्फर करने की उसमें पावर थी? यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट संसद के एक्ट से यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई हो, या फिर लेजिस्लेचर के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई हो यूनिवर्सिटी, या फिर एक कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश हुआ हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा, या फिर एक इंस्टीट्यूशन जो कि आप कह सकते हैं डीम टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी बनने में आप कह सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट इज, एक वो यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुई हो, दूसरी लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा हुई हो, और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको, अच्छा नंबर्स दे दिए हैं, यहाँ पर आपका कोड दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट को नहीं लिया था हमने, 1 to 4 लिया था, C नहीं लिया था, तो वही हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट
Maximum number of fake institution universities is identified by the UGC in the year 2014 are in the state union territory of। अब देखिए 2014 में क्या हुआ था, आपका कह सकते हैं कि चेकिंग हुई थी या फिर सर्वे हुआ था और उसके तहत देखा गया था कि कितने इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं वो जो कि फेक हैं, जो सिर्फ बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं और बिना परमिशन के अपना जो कोर्स है वो कराते हैं। तो वो किस स्टेट में मिली थी आपको, 2014 की बात हो रही है यहाँ पर। बिहार में मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिली थी, तमिलनाडु में या फिर दिल्ली में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ये मिली थी आपके उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा राज्य के अंतर्गत आता है आपका उत्तर प्रदेश। तो यहीं पर मिली थी आपको सबसे ज़्यादा फेक यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन 2014 में। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट। अब जो आपका मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है? असम यूनिवर्सिटी के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी या फिर पौंडीचेरी। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द। जो एजुकेशन होता है एक सब्जेक्ट की तरह, लेजिस्लेशन के फिगर्स की अगर हम बात करें तो वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है या फिर आपके रेसिडुअरी पावर में आता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट जो आता है आपका कंकरेंट लिस्ट आता है। क्लियर? एक बार ऊपर ही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट लेजिस्लेशन फिगर्स इन दी कंकरेंट लिस्ट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब इनमें से कौन सी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? पौंडीचेरी, विश्व भारती, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो कौन सी हैं? एक तो आपकी ये पौंडीचेरी है, दूसरा विश्व भारती भी है और HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी। लेकिन ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत नहीं आती। तो यहाँ जो करेक्ट कोड हो जाएगा आपका 1 2 3 हो जाएगा। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी सजेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन फॉर योर क्वेरी एंड गिव योर सजेशन ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.